Hello everyone, very good morning. Good morning, sir. How are you, Deepak? Fine, sir. Okay, very good. चलो बढ़िया है. So लास्ट जो भी हमने डिस्कस किया था क्लास में, समझ में आ गया सब कुछ? Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning, कितना? So एक्चुअली एक कोई बताएगा मुझे हमने क्या डिस्कस किया था? हमने स्टैंडिंग वेव डिस्कस कर लिया था क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव. इंटेंसिटी पढ़ लिए थे और सब कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वो अलग लिए थे. ओके. अच्छा. अभी हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शायद नहीं किया था. Yes, sir. वो ही पढ़ना है आज. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. चलो कोई बात नहीं. हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था I = 2π² f² A² ρv, right? This is the general formula for intensity calculation for any wave. जो भी वेव आप पढ़ोगे, आइदर स्ट्रिंग वेव, आइदर साउंड वेव, आइदर लाइट वेव, हर एक काइंड ऑफ वेव के लिए ये जो फॉर्मूला है क्या है एप्लीकेबल. कोई भी वेव आप, तो ये चीज हमें याद होना चाहिए. वो वैसे डायरेक्टली इस तरीके से तो नहीं पूछता है, पर ठीक है रिलेशन दे देगा कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर रहे हैं तो हाउ इंटेंसिटी विल वेरी, और अगर हम एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं तो हाउ इंटेंसिटी विल वेरी. ठीक है, मेनली जो आएगा वो आएगा इंटेंसिटी रिलेशन विद एम्पलीट्यूड. तो क्लियरली बाकी सारे अगर फैक्टर्स सेम हैं दो वेव के लिए, केवल हम इंटेंसिटी को वेरी करा रहे हैं तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. Amplitude square. अब देखो एक चीज हम करेंगे, मैं क्विकली जो भी फॉर्मूले, क्योंकि डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है. तो जिस भी पॉइंट पे लगे कि ये पॉइंट आपको थोड़ा और समझना है, आप मुझे बता देना, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करना है. इस चैप्टर में जानने समझने के लिए बहुत कुछ है. आपको एक बार खुद से रिवीजन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस करोगे देन यू विल फील लाइक व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो स्पेसिफिक होगा उसको डिस्कस करके हम लिख लिया जाएगा. ठीक है, इंटेंसिटी हमने देख लिया था. इंटरफेरेंस डिस्कस किया था क्या मैंने? इंटरफेरेंस नो सर. चलो कोई बात नहीं. No, sir. इंटरफेरेंस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ मीटिंग टू वेव्स, नथिंग एल्स. दो वेव्स के मिलने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या हम बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं. और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? दैट इज द वेक्टर समेशन ऑफ टू वेव्स, सिंपली y1 + y2. ठीक है, अगर दो वेव्स हैं, एक वेव y1 है, एक वेव y2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? सिंपल समेशन हो जाएगा. अगर y1 की वैल्यू कुछ ऐसे दी हुई, y1 = a1 sin ωt - kx, y2 आपको दिया हुआ a2 sin of ωt प्लस kx, राइट, प्लस kx प्लस phi2, ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है, राइट. तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमें एक रिजल्टेंट वेव y मिलता है. उस y को किस तरीके से हम लिखते हैं? y = a net sin of ωt - kx plus alpha. ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेव व्हेन टू वेव्स विल मीट. जब दो वेव मिलते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेव कुछ इस फॉर्मेट का बनता है. हाउ वी कैन राइट a net की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम? a net is equal, राइट, ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था. एग्जैक्टली सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं. a1 a2 cos phi. phi क्या है यहाँ पे? phi is the phase difference of waves. right, very good. phase difference of two waves, right. ये ध्यान रखना, जो दो वेव्स है उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना? दैट इज phi. ठीक है, ये हमारा a net आ गया. अल्फा क्या आया था? अल्फा आया था a2 sin phi अपॉन a1 + a2 cos phi. खैर इसमें, इस केस में, वेव्स के केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेनली हमें a net की जरूरत है. ठीक है, अब एक चीज और देखो,
कि ऊपर हमने क्या लिखा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, राइट। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो नेट इंटेंसिटी होगी दैट विल प्रोपोर्शनल टू ए नेट स्क्वायर लाइक दिस, एंड I1 अगर वेव 1 के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 है, देन I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, एंड इन सिमिलर वे I2 विल बी प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, राइट। तो हम A1 A2 की जगह और A नेट की जगह हम ये सारे टर्म्स लेकिन बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट I नेट इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट के A नेट स्क्वायर। सिमिलर वे में I1 I2 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो जब हम इसमें इसको पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमें एक इंटेंसिटी का रिलेशन मिलेगा। इंटेंसिटी का रिलेशन क्या मिलेगा, इसको मैं स्क्वायर करके करूंगा, राइट। सो व्हाट आई विल गेट I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 ट्वाइस ऑफ अंडर I1 I2 cos phi। ये हमें इंटेंसिटी का रिलेशन मिलेगा। तो दो रिलेशन आपको याद होना जरूरी है, नेट एम्पलीट्यूड अगर फेज डिफरेंस फाई है तो, और नेट इंटेंसिटी, राइट। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला व्हेन एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, राइट। फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। सो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली आप ऊपर की अगर रिलेशन को देखो, सो देयर इज ए एंगल फैक्टर ऑफ फाई। बेसिकली cos फाई एक फैक्टर है जो इसकी वैल्यू को वेरी कराएगा, राइट। तो फाई की वैल्यू, cos फाई की जो वैल्यू है -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, राइट। सो व्हेन cos फाई विल बी 1, द वैल्यू ऑफ n विल बी मैक्सिमम, राइट। द cos फाई की वैल्यू इसमें क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दैट इज 1, द वैल्यू ऑफ n विल बी मैक्सिमम। A मैक्सिमम मींस व्हाट, ये क्या हो जाएगा, सिंपली cos फाई को हम 1 उसमें पुट करोगे तो आपको A मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली A1 प्लस A। ठीक है, ऊपर वाले रिलेशन को आपके ध्यान से देखना। इन सिमिलर वे I नेट जो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इंटेंसिटी इट विल बी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। When you put cos phi is equal to what, 1, ठीक है, मींस इसका मतलब क्या है, cos phi is equal to 1 आ गया। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि phi की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, सर यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा। phi की वैल्यू जो क्या होती है, अगर इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है, तो phi की वैल्यू क्या होती है, k डेल्टा x। कैसे, उस चीज को यहाँ से आप समझ सकते हो, k डेल्टा x यहाँ से आप इस रिलेशन से, अगर यहाँ पे कुछ phi 1 है फेज डिफरेंस, सॉरी फेज कांस्टेंट, यहाँ पे phi 2 है, ओमेगा टी विल कैंसिल आउट, ओमेगा टी क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये kx1 kx2 हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये k डेल्टा x के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है, सिंपली पाथ डिफरेंस k के नेगुलर वेव नंबर है, राइट। k की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, उससे हम इसको रिलेट करके हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस केस में, राइट। सो इफ cos phi is equal to 1, so what will be the general solution, कोई बताएगा, if cos phi is equal to 1, so what will be the general solution in this case? Cos phi is equal to +1, then the general solution will be what? General solution will be phi is equal to 2n pi, right? Phi is equal to 2n pi, so phi की वैल्यू इक्वल करके k डेल्टा x means 2 pi by lambda into delta x is equal to 2n pi. So 2 pi will get cancelled. So what will get, delta x is equal to n lambda. So n is an integer. It's like n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 up to so. So general solution क्या आ जाएगा, 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on. So if delta x is what, अगर path difference दो वेव के बीच में इस तरीके से, so in that case there will be constructive interference, and in constructive interference means what, amplitude, net amplitude will be maximum, that is A1 plus A2, and intensity will be maximum at that point of time. यहाँ तक बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay.
ठीक है, देखो, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सिमिलर टू, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपल इसका अपोजिट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब when amplitude will be minimum amplitude, वो मिनिमम क्या होगा, when cos phi is equal to -1, -1। cos, राइट, cos phi की वैल्यू क्या हो, -1 हो। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी विल बी, आई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अब इसमें स्पेशल केस होता है, ठीक, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, जब I1 इज इक्वल टू I2 हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, दैट इज द स्पेशल केस विद स्पेशल केस। तो यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, cos phi is equal to -1, तो phi will be what, it will be 2n plus 1 phi, right? इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 pi by lambda into delta x, right? So pi will get cancelled out, delta x की वैल्यू क्या हो जाएगी, it will be 2n plus 1 lambda by। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n is equal to 0 पुट करेंगे तो lambda by 2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3/2 lambda, 5/2 lambda and so on, right? अब इसमें स्पेशल केस क्या है, I1 is equal to I2, तो a मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें तो a मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, I नेट क्या हो जाएगा, इट विल बी 4i स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल केस अगर जनरल आपको सॉल्यूशन पता है तो बाकी चीजें हम इसकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क, किसी को कुछ पूछना है टिल नाउ, अभी तक जो हम कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें हमें देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसलिए मैं क्विकली करूंगा, आई विल नॉट टेक मच टाइम दिस, राइट? ओके, चलो फटाफट एक क्वेश्चन बताओ। ठीक, यहाँ तक अगर चीजें समझ में आ गई हैं, जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन। If two waves having amplitude ratio of this way, A1 by A2 is equal to 3/2, right, interfere with each other, then find the ratio of maximum and minimum amplitude and maximum and minimum intensity also. समझ में आ गया? This is the two, wait, let me write, two waves interfere, right? Then find ratio of A max by A minimum, right? This is the net, हम नेट की बात कर रहे हैं, जब दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, I maximum by I minimum, इसका रेशियो आपको बताना है। ट्राई क्विकली, जल्दी से ट्राई करो इसको, जस्ट अप्लाई द अबव फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अप्लाई द अबव फॉर्मूलाज। लास्ट स्लाइड, ओके, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हमने बात किया था, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बेसिकली इन दैट केस एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम।
यस प्रीतम, आंसर आ गया? एनीवन गॉट द आंसर? ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, सही है। निकिता नोट डाउन कर लिया आपने? ओके गुड। किसका आंसर आ गया? मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो। फटाफट रिप्लाई करो, देखिए कितने नंबर समझ में आ रहे हैं। 5/1. वेरी गुड। एंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी? 5/1. तो सेम है, कितना? सेम है 5:1। नहीं, कैसे सेम आ सकता है? ये सेम तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या रह जाएगा? अगर सेम आ जाता तो डिफरेंस क्या रह जाएगा? डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा फिर तो। किसी का नहीं है मैक्सिमम इंटेंसिटी वर्सेस मिनिमम इंटेंसिटी? 25:1। कितना 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 आ रहा है? 25:1। 25:1। शायद सही है, ठीक है। ओके, जस्ट अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला, नथिंग एल्स, राइट? ये मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपली a max means what? a1 plus a2, a minimum is what? a1 minus a2. Just divide by a2 in numerator and denominator. What will you get? This will be a1 by a2 plus 1, and this will be a1 by a2 minus 1. So this will be 3 by 2 plus 1, 3 by 2 minus 1. So you will get simply 5 by 1. Right? And similarly, let us suppose intensity corresponding to amplitude 1 or wave 1 is I1 and wave 2 is I2. So what I can write? I1 by I2 is equal to A1 square by A2 square. मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ because intensity is directly proportional to amplitude square. So I max by I minimum क्या होगा? It will be under root of I1 plus under root of I2 का whole square, and this will be under root of I1 minus under root of I2 का whole square. So again just divide by under root of I2 both numerator and denominator. So you will left with this one. ये आपको ठीक है। So I1 by I2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? We can write A1 square by A2 square, and when we will take the square root of that, so what we will get? We will get simply A1 by A2 plus 1 upon A1 by A2 minus 1 this term का whole square. So A1 by A2 plus 1, A1 by A2 minus 1 के इसका हमारा वैल्यू क्या आता? We got 5 by 1. So just do square of this. So what will get? 25 by 1. Yes, you are right, Prita. The ratio will be 25 by 1. रेशियो क्या आ जाएगा? 25 by 1 आ जाएगा। कितने लोग का आंसर आया? सर आ गया। वेरी गुड। हर्षिता, जागृति, did you get the answer? Yes, sir, आ गया. Okay, very Yes, sir. good. ठीक है good. Actually ऐसे like इंटेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, कुछ कुछ चीजें वेरी करके, बस आपको एक सिंपल रिलेशन पता होना चाहिए, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी, नथिंग एल्स, राइट? ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं फटाफट स्टैंडिंग वेव, राइट? स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, बनता है कैसे? एक सिंपल सा एक स्टेप में आपको बता देता हूं, आई विल नॉट गो इन द डिटेल।
लेट अस सपोज दो वेव्स है लाइक दिस, a sin kx प्लस ओमेगा t, दूसरा है a sin kx माइनस ओमेगा t। व्हेन these two waves will interfere, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, राइट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब दिस वेव इज ट्रेवलिंग नेगेटिव, दिस वेव ट्रेवलिंग पॉजिटिव। सो व्हेन these two waves will interfere, the resultant wave will form like this। एक्चुअली इसमें आपको क्या फॉर्मूला लगाना, sin a plus sin b का, ठीक है। so what will get फाइनली, आपको ये चीज मिलेगी 2a sin kx into cos of omega t। this will be the resultant of combination of, बोल सकते हो, after interference of these two waves, right। so इसमें आप देखो, इसमें आपको क्या नजर में आएगा, amplitude is varying with position, right? amplitude is what, this term is amplitude, right। so इसमें amplitude क्या है, ये पोजीशन के साथ x के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। at every position x the value of amplitude is different, right, and for certain value of x the amplitude is minimum, that is 0, and for certain value of x the amplitude is maximum, that is 2a, right। so जो minimum amplitude होता है, the position where amplitude is minimum, that is equal to 0, are said to be as node, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, that will be simply sin kx is equal to 0 means kx will be equal to what, kx will be equal to simply n pi, kx क्या हो जाएगा, simply n pi हो जाएगा, again we will get one relation, right, and the amplitude, the point where amplitude will be maximum amplitude, that is it will be equal to plus minus 2, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड की हम बात करें, so it may be positive also, it may be negative also, so plus minus 2 ये दोनों हो सकता है। so plus minus 2 का मतलब क्या हो जाएगा, sin kx will be plus minus 1। so kx का सॉल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा, kx will be equal to what, इसमें मिल जाएगा n plus 1 by 2 pi, 2n plus 1 pi by 2 हम लिख सकते हैं, this will be more better, right। so ये हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। so अगर वेव फॉर्मेशन में अगर आप इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से, एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। राइट, तो एक मिनट कुछ जनरल सॉल्यूशन निकाले थे, थोड़ी सी और चीजें आपको समझ में आएगी। अब देखो इसमें kx इक्वल टू क्या है, n pi है, k is what, 2 pi by lambda, right। so pi will get cancelled out, what will get, value of x, value of x will be nothing but it will be n lambda by 2, right। so what will get the general solution, 0 lambda by 2 lambda t by 2 lambda and so on, right। तो ये एक ऐसी वेव है, आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो, स्टैंडिंग वेव और बाकी वेव्स में, उस बाकी वेव्स को ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, साइनसॉइडल वेव भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव भी बोलते हैं, राइट। ये डिफरेंट क्या है, इसमें हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है, एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच एम्पलीट्यूड इज 0, मींस बेसिकली दे आर नॉट मूविंग, वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, राइट। सोचो आप जब x की वैल्यू like for that particle whose x is either 0 or lambda by 2 or lambda or 3 lambda by 2, जो इस तरह के lambdas हैं जो x की वैल्यूज है, वो तो मूव ही नहीं करेंगे irrespective of टाइम कुछ भी आप वैरी करो वो मूव ही नहीं कर रहे, सो उनको हम क्या बोलते हैं, we said it है नोड, एंड कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए क्या होगा, x को अगर आप फिक्स कर दो तो दे विल वेरी विद टाइम, वो टाइम के साथ क्या कर रहे होंगे, वेरी कर रहे होंगे, राइट। और उनका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट विल बी 2a, right। although in this case also every particle is doing SSM, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, SSM की ओमेगा क्या सबका SSM with the same time period, क्योंकि ओमेगा सबके लिए क्या है, सेम। if you pick the value of x, just see, अगर हम इसमें x की वैल्यू फिक्स करेंगे, so what will get simply इक्वेशन ऑफ SSM, राइट। हम एक सिंपल SSM का इक्वेशन मिल जाएगा with different amplitude, different particle will have different amplitude but same time period, the time period क्या होगा, सेम होगा, ठीक है।
तो बेसिकली अगर ये जो मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, सो ये पॉइंट क्या है जो कभी मूव नहीं करेगा, ये यहीं पर रहेगा. सो दिस इज सेड टू बी एज नोड. नेक्स्ट दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, राइट. एंड द पॉइंट जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये पॉइंट्स हो गए. पॉइंट ये इसको क्या बोलते हैं, +2a. तो ये क्या होगा, दिस इज द एंटी नोड, ये -2a हो गया. सो ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज एंटी नोड. तो इसमें हर एक पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसेशन कर रहे हैं, बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड. हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग, बट टाइम पीरियड से. टाइम पीरियड से का मतलब क्या, उनका जो एक रोटेशन, एक साइकिल कंप्लीट होने में क्या लेगा, सेम टाइम लेगा. जैसे कि लेट अस सपोज अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में बात करूं, तो ये जो पार्टिकल एंटी नोड वाला इस टाइम अभी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है. तो अगर ये जो पार्टिकल, इस पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, यही पॉइंट ही है. इस पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ये पॉइंट है. और इसका एम्पलीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे एक्स वैल्यू पता होनी चाहिए. ये दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे पता होगा, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू एम्पलीट्यूड. मैं इसका एम्पलीट्यूड पता कर सकता हूं. बात समझ में आ रही है. स्टैंडिंग वेव क्या है, ये अलग है बाकी वेव से जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, राइट. इस पे नोड फॉर्मेशन होता है एंड एंटी नोड फॉर्मेशन होता है. अगर बात नहीं समझ में आई तो बताओ. दीपक, अक्षता, जागृति, इज इट क्लियर? प्रीतम, रिंकी, सोनू. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके गुड. ये चीज हमें याद होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए कि हाउ स्टैंडिंग वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द एक प्रोग्रेसिव वेव या फिर द वे व्हिच वी ऑलरेडी स्टडी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे अलग कैसे हमें पता होना चाहिए. ओके ओके ठीक है. इसमें और भी कुछ कुछ चीजें हैं, बाकी चीजें आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. कितना भी बता दो चीजें कम ही पड़ जाए, राइट. इसका एक कॉमन यूज है, कॉमन यूज का बेसिकली जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन बिटवीन स्ट्रिंग्स, राइट. अगर स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होता है तो उसमें नोड एंटी नोड जो फॉर्मेशन होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, राइट. उसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो. स्टैंडिंग वेव बिटवीन टू फिक्स्ड एंड ऑफ स्ट्रिंग. मैं एक सिंपल सा बस एक इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ, बाकी मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, हाउ टू यूज दैट वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो लेट अस सपोज एक स्ट्रिंग है, राइट. तो इस स्ट्रिंग का जो दो एंड फिक्स्ड है, लाइक दिस इज एंड 1 एंड एंड 2, राइट. अब ये जो दो एंड है ये तो कभी मूव ही नहीं करेंगे, राइट. ये तो हमेशा क्या रहेंगे, उस दोनों एंड पे फिक्स रहेंगे, राइट. तो हम ये बोल सकते हैं the end 1 and 2 will not move, or displacement of 1 and 2 will not change with respect to time, and it will be zero, or basically it will not move. So we can say that this end 1 and end 2 will act as node of the wave. क्यों नोड कौन सा पॉइंट होता है those point whose displacement is zero with respect to time. जो टाइम के साथ मूव ही नहीं करता वो रेस्ट पर रहता है, that point is said to be as node, right. तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 किस तरह करेंगे, दिस विल एक्ट एज अ नोड. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बनेगा, देयर विल बी वन लूप फॉर्मेशन लाइक दिस. या तो उस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है, ठीक है. हाँ, एक चीज और इसमें देख लो आप, इस रिलेशन में भी अगर आप देखोगे तो आपको
एक नोड से दूसरे नोड के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है, λ/2 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप जनरल सोल्यूशन निकालोगे तो एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना दिखेगा, λ/2 दिखेगा। आप इस फिगर को भी देख सकते हैं, ये जो कंप्लीट लेंथ है, दिस इज वन साइकिल, ये एक साइकिल है ना, एक साइकिल में कितना लेमडा होता है लेंथ। ठीक है, सो दिस इज हाफ, ये क्या होगा, दिस इज λ/2। ये राइट, ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी λ/4। कुछ कुछ चीजें हैं, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेता तो हमें पता होना चाहिए कि दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। दो एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 होता है। ठीक है, तो अगर एक लूप बन रहा है दैट मींस वो λ/2 के बराबर, दो लूप बन रहा है तो लैम्डा के बराबर, तीन लूप बन रहा है तो 3/2 लैम्डा के बराबर। कुछ कुछ बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। तो लेट अस सपोज अगर इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग बधी हुई है, इस स्ट्रिंग का लेंथ अगर l है तो कितना लूप बना, एक लूप बना, तो एक लूप किसके बराबर हो जाएगा, λ/2 के बराबर हो जाएगा। सो इससे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/λ। स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होता है, √t/nu। सो व्हाट वी कैन राइट, यहां से लैम्डा क्या लिख सकते हैं, 2l। सो by 2l under root t/, this is said to be as fundamental frequency, fundamental frequency, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक ये कब हुआ, जब एक लूप बना, राइट। इफ n लूप विल फॉर्म, तब क्या होगा, इफ n लूप विल फॉर्म, जब n लूप बनेंगे तब क्या होगा, n into λ/2 is equal to l, basically lambda will be 2l/n। so frequency क्या हो जाएगी, it will be n/2l under root t/, इसको हम क्या बोलेंगे, we set it as nth harmonic, nth harmonic and n-1th overtone। actually these are basically naming, nothing else, right? ये नेमिंग है और कुछ नहीं। ठीक है, if you put n is equal to 2 for n is equal to 2, n is equal to 2 के लिए क्या आ जाएगा, we'll get f is equal to 2/2l under root t/nu। इसको हम क्या बोलेंगे, we set it as second harmonic and first overtone। ये कुछ जनरल नेमिंग के तरीके, नथिंग और कुछ स्पेशल नहीं इसमें। उसको हार्मोनिक बोला गया, फिर n-1th ओवरटोन बोला गया। दिस इज जस्ट नेमिंग। हमें पता होना चाहिए कि कितने लूप कैसे बन रहे हैं, हार्मोनिक कैसे निकालना है, ओवरटोन कैसे निकालना है। यहाँ तक क्लियर है चीजें। ठीक है, गुड, ओके गुड, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, व्हेन बोथ एंड इज फिक्स्ड, राइट, दोनों एंड क्या है, फिक्स है। अब सोचो इसी में हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ वन एंड इज फ्री, राइट, द वन एंड फ्री का मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से हमने कट कर दिया, तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बनेगा। देखो ये जो हाफ पार्ट बेसिकली इसका, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, कोई भी एक पार्ट ले सकते, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट उसका, इसमें एक कंप्लीट लूप नहीं बना, एक हाफ लूप बन रहा है, राइट। उसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इसे लिख सकते हो, वन एंड फ्री, एक एंड फ्री हो और एक एंड फिक्स हो, तब क्या होगा, इट विल बी कुछ इस तरीके का वेव फॉर्मेशन होगा। कि जो एंड फिक्स है दिस विल एक्ट एज नोड, एंड जो एंड फ्री है दिस विल एक्ट एज एंटी नोड। कीप इन माइंड, इस चीज को ध्यान रखना, अगर एक एंड फिक्स है तो वो नोड की तरह एक्ट करेगा, जो एंड फ्री है दैट विल एक्ट एज एंटी नोड, एंड द वेव फॉर्म विल बी लाइक दिस। द फर्स्ट वेव, जो फर्स्ट वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, राइट। बेसिकली व्हाट विल बी दिस लेंथ, दिस विल बी λ/4, सही, λ/4 will be equal to what, length of string। so lambda क्या हो जाएगा, it will be 4l। so what we can write the frequency will be equal to what, 1 upon lambda, that is 4l to root t/।
अगर इसको हम क्या बोलते हैं, stated as fundamental frequency, fundamental frequency and first harmonic, first harmonic. अब इसका सेकंड, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो फ्री है दैट विल ऑलवेज एक्ट एज एंटी नोड, जो फिक्स यील्ड है दैट इज ऑलवेज एक्ट एज नोड, राइट. सो नेक्स्ट में क्या होगा, देयर विल बी कंप्लीट वन लूप एंड वन हाफ लूप, राइट. एक कंप्लीट एक लूप बनेगा एंड एक हाफ लूप बनेगा, राइट. तो कुछ इस टाइप का अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस, कुछ इस तरीके का सीन बनेगा, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है. तो ये कितना होगा, दिस विल बी lambda by 2 plus lambda by 4, that is 3 by 4 lambda is equal to L. So lambda क्या हो जाएगा, 4L by 3. So frequency क्या हो जाएगी, it will be 3 by 4 lambda under root T by. इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवर टू, थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवर टू, राइट. इसी तरीके से यहाँ पे अभी कितना लूप बना, एक कंप्लीट लूप बना, राइट. जब यहाँ पे n लूप बनेंगे, राइट. अगर किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा प्लीज आस्क, राइट, पूछ लेना. मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, ठीक है. तो कुछ चीजें हम करके देख लेंगे, कुछ हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे, है ना. बाकी आप जो प्रैक्टिस करोगे दैट विल डिस्कस इन डाउट सेशन, जो भी नेक्स्ट डाउट सेशन होगा उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. जब n लूप बनेगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली n इंटू लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2. एक लूप का लेंथ कितना होता है, लेमडा बाई 2, ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, L. So, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, यू कैन राइट इट एज लेमडा इज इक्वल टू 4L अपॉन 2n प्लस 1. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी 2n प्लस 1 by 4L under root T by. This will be the general term of frequency. इसको हम क्या बोलेंगे, we say it as 2n plus 1th harmonic and nth over 2. इस चीज को ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है. 2n plus 1th harmonic और nth over 2. यहाँ तक बात समझ में आई सबको? Is this clear to you? Okay, very good. जागृति समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay, very good. प्रीतम, दीपक, रिंकी. Yes, sir. Okay, good. ठीक है. ठीक है, एक बार आप लोग इसको 1 मिनट देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो. हाउ वी कैन कैलकुलेट, एक्चुअली क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ वन इंड फ्री स्ट्रिंग. इस तरीके से चीजें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से. ओके, ठीक है. चलो लेट अस डू सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं.
string is given, and let us suppose what we can say. A string having mu, that is mass per unit length, of 10 gram per meter, and tension in the string is 100 Newton. Right? Length of string is equal to 2 meter. Right? So for both end fixed, find frequency of fifth harmonic. Frequency of fifth harmonic and 10th overtone. Straight quickly. I think take it. The data are already given. कितने लोग आंसर आ गया? How many of you get the answer? Sir, 3.9 and 8.69. Okay, let me check कर लेते हैं अभी. Anyone else? और किसी का? Sir, I'm getting different values. N by 12 into under root T by mu, no, sir. Yeah. N by 12 into under root T by. Okay, see. Basically, first of all, let us find the wave velocity, because in both cases the wave velocity will be same, and it will be what? 100 by 10 to the power minus 2. Why 10 to the power minus 2? Because ये क्या दिया है? It is in gram per meter. So इसको हमें kg per meter में convert करना होगा. This standard units है. So what will be wave velocity? It will be simply 100 meter per second. Right. So what is it? F is equal to v by lambda. और in case of fixed end ये क्या होता है? It is n by 2l into v. इस फॉर्मेट का होता है. तो fifth harmonic, right? 125. Right. Fifth harmonic means what? Just put n is equal to 5. Right. So what it will be? 5 by 2 into 2 into 100. So what we will get? We will get 125 hertz. Right. 0.2 में नहीं आएगा. Check it out. And 10th overtone. 10th overtone means what? 275, sir. Right. 11th harmonic.
right. 10th over 12 means 11th harmonic means we have to put n is equal to 11, right? 4 100. So what will be? It will be simply 25 into 11. So 5, 25 to 27. Right. प्रीतम समझ में आया ये? दीपक, जागृति, निकिता, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके। रिंकी, सनु, Yes, sir. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए एंड हाउ टू यूज सच काइंड ऑफ फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर दोनों एंड फिक्स है तो कैसे होगा? वन एंड फिक्स है और वन एंड फ्री है तो क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, द क्वेश्चन इज सेम बट ये सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. स्लाइटली Yes, sir. चेंज, एक चीज मैं चेंज कर देता हूँ, वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, रिमेनिंग डाटास आर सेम, हम अलग से नहीं करते हैं। वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड इज फ्री, राइट? नाउ quickly datas and back sorry, remaining things are same. Let's try it. और 62.5 and 137.5. ओके ओके, ठीक है, चेक करते हैं अभी। ओके, एनीवन एल्स? और किसी का आया? ओके, सी, किसी का आंसर नहीं आया? और just supply the formula, nothing else. You don't need to do much. Just supply the formula. C. Wave velocity will be the common. ये तो same रहेगा, ये तो change होने वाला नहीं, right? What we asked, fifth harmonic and 10th overtone. Keep in mind what is the formula. 2n plus 1 by 4l into v. Right? This is 2n plus 1th harmonic. ये क्या है? Harmonic and nth overtone. ठीक है, ये क्या? nth overtone. तो अगर 10th overtone बोल रहा है, that means what? Just put the value 10. So 10th overtone के रिस्पेक्टिव क्या आ जाएगा?
10 into 2, that is 21 by 4L into 100. This will be the in first case. Second case में आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 22, इसको इस तरीके से करो, 2100 डिवाइड बाई 8, ठीक है, जो भी आना होगा आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, इट विल बी अराउंड 2 ऐसा कुछ आएगा, राइट। इन केस ऑफ 10th ओवर 2, राइट। अब फर्स्ट क्या पूछा है, फिफ्थ हार्मोनिक। अब ध्यान रखना, टू गेट फिफ्थ हार्मोनिक व्हाट यू हैव टू पुट हियर, आपको क्या पुट करना पड़ेगा, जस्ट पुट दिस होल टर्म एज फिफ्थ, डोंट वरी। आपको अगर फिफ्थ हार्मोनिक के करस्पॉन्डिंग अगर आपको ओवरटोन पूछता तो फिर आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ती, बट आपसे क्या पूछा, जस्ट फिफ्थ हार्मोनिक, राइट। सो फॉर फिफ्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक ये क्या हो जाएगा, सिंपली 5/4L into V हो जाएगा, राइट। फिफ्थ हार्मोनिक के करस्पॉन्डिंग कौन सा ओवरटोन होगा, सो 5 = 2n-1 क्या हो जाएगा, सेकंड ओवरटोन आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमें बताना नहीं है, सो 5/4 into L, that is 2 into 100, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 25, 125/2, it will be 62.5 Hz, राइट। प्रीतम आप कितना आ रहा था, फर्स्ट तो सही, सेकंड गलत है, 132.5 नहीं है। तो ओवरटोन वाला सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, नहीं समझ में आया अभी। जब और 160 तब ओवरटोन फॉर्मूला के एक्चुअली प्रीतम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा और क्लियर बोलो। सर जब हाँ। 1 रहेगा और 1 फिक्स्ड रहेगा, हाँ। सर क्या देखो, ये हमने निकाला था फॉर 1 in fixed, राइट। सो हमने एक दो हमने जनरल निकाला था, एक हाफ लूप बना के, तो वहां पे हमें एक रिलेशन मिल गया, 1 कंप्लीट टू 1 हाफ लूप, वहां हमें ये मिले, हमने फिर उसको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज क्या करते, इफ n लूप विल फॉर्म टू गेट जनरल फॉर्मूला, राइट। ऐसा कोई ये नहीं है, इफ n लूप फॉर्म, जब n लूप बनते हैं तो क्या होगा, लाइक इट विल बी n लूप मींस व्हाट, एक लूप का लेंथ कितना, l/2 है, n into l/2, और ये जो लास्ट हाफ पोर्शन वो हमेशा बनेगा, so उसका लेंथ कितना, λ/4, तो n into λ/2 प्लस λ/4 is equal to length of that string, राइट। तो वहां से हमें क्या मिल गया, λ is equal to 4L/2n plus 1 मिल गया। मैंने वहीं पे बोल दिया इसको, v by lambda, v क्या रूट t by nu है, lambda क्या 4L/2n plus 1 ऊपर चला है। ये जो टर्म आया, दिस इज आवर 2n plus 1th हार्मोनिक एंड nth ओवरटोन, वो आप इस सारी वैल्यू से आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पुट द n is equal to 0, n is equal to 0 पुट करोगे क्या आपको मिल जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फर्स्ट हार्मोनिक मिल जाएगा। मैंने पुट n is equal to 1, व्हाट विल गेट, यू विल गेट थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। बाकी किसी का एक करेक्ट आंसर आया, दिस 262.5, एनीवन? Sir, I got sir. ओके, वेरी गुड, ठीक है, सही, ओके। दीपक, मनोज, समझ में आए? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो सेकंड नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस कैसा बन सकता है, सो आपसे ध्यान से देखना इसको। डाटाज आर सेम एज एबव, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का डाटा सेम एज एबव, कुछ डाटा सेम है, ऊपर के डाटा से, ठीक है। क्या बोला गया कि 6th हार्मोनिक
frequency of sixth harmonic, basically frequency of sixth harmonic corresponds to another waveform. एक मिनट, sixth harmonic corresponds to third harmonic of another string, another one end fixed string, right? Sixth harmonic corresponds to third harmonic of another one end fixed string. So find length of string. So find length of string. Corresponds का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी स्ट्रिंग फर्स्ट केस में गिवन है दो डाटास, उससे जो सिक्स्थ हार्मोनिक बन रहा है बहुत एंड फिक्स्ड केस में, लेकिन यहाँ पे क्या सिक्स्थ हार्मोनिक ऑफ बोथ एंड फिक्स्ड, उसका जो सिक्स्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इन सिक्स्थ हार्मोनिक that corresponds to means what, that frequency is equal to third harmonic of another string of different length, right? So what will be the length of string in that case, right? New and t are same, new and t are same. जो new है और t क्या है, same. We just need to find the value of L. Harshita, do you know how to solve such questions? Okay. सर सिक्स्थ हार्मोनिक के लिए लेंथ आ रही 6 लैम्डा बाय 2. No, like this. Calculate the value ना, value आप calculate करो, you can get the thing. Value आपको मिल जाएगा exactly. ओके सर. Lambda comes to you get the value.
एनीवन गॉट द आंसर? किसी के आंसर नहीं आया अभी तक? द आंसर गया इज सर। ओके, वेरी गुड। कितना आ रहा? सेम आ रहा है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। Yama, did you get the answer? Yes, sir. Same, sir. Okay, very good. प्रीतम, आंसर आया? वही प्रोसेस तो कर रहा था, सब पहले तो क्या था, गलत हो जाता, इसी प्रोसेस से सॉल्व कर रहा था, फाइनल आंसर नहीं है। चलो कोई बात नहीं। बेसिकली लाइक वी नो लाइक हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरह से बहुत सारे इंटरचेंज करके आपको चीजें दे देगा कि लाइक इसका फिफ्थ हार्मोनिक इसके 10th हार्मोनिक से मैच कर रहा है तो नी बताओ, नी बताओ। कोई भी वेरिएबल रख सकता है, कुछ वैल्यूज को फिक्स कर देगा, कॉमन कर देगा। तो जनरल रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपको प्रोसेस पता है, थोड़ी सी क्लैरिटी, यू कैन इजीली सॉल्व। राइट, इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलो फटाफट इसमें का एक चीज और हम देख लेते हैं, फिनिश करते हैं आज इसको। ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Okay, sir. very good. Okay, let us see कुछ चीजें। साउंड वेव में चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स, कुछ कुछ चीजें बस अलग है। साउंड वेव क्या है? किसे मैकेनिकल वेव बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव में होता कैसे, एक सिंपल सा बस मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। कंप्रेशन है, रेयर फ्रिक्शन फॉर्मेशन होता है। कंप्रेशन का मतलब क्या? लेट अस सपोज अगर ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, कुछ इस तरीके से चीजें होंगी। देयर विल बी अ रीजन इन व्हिच द पार्टिकल्स विल बी dense like this and there will be a region जहां पे डेंसिटी क्या होगी, पार्टिकल डेंसिटी वो बहुत कम होगी, like this. Sorry, right. Again there will be a region where the particle density will be very high, like this, ऐसे. So the region where particle density is very high is said to be as compression, and the region where particle density is very less is said to be as rarefaction. Particle density means ज्यादा means what? Density भी ज्यादा हो जाएगी. Density of this compression will be greater than density of rarefaction. And अगर आपको रिलेशन पता है PV is equal to nRT, इसमें एक और रिलेशन डिराइव कर सकते थे, PM is equal to ρRT. तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो प्रेशर ऑफ कंप्रेशन साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ रेयरफेक्शन साइड. ठीक है, तो बेसिकली कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्मेशन होता है. साउंड वेव इसका क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें रेयरफेक्शन कंप्रेशन फॉर्मेशन होता है. राइट, वहां पर इस चीज को क्लियरली इजीली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो बेसिकली इसमें जनरल इक्वेशन तो उसी तरीके से आता है जैसे एस एक्स टी इज इक्वल टू व्हाट? एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. एस एक्स टी क्या है? एस एक्स टी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ that particle whose mean position at distance x, right, at any time. इसमें जो चीज डिफाइन करी जाए तो प्रेशर एम्पलीट्यूड डिफाइन करते हैं. प्रेशर वेव, राइट, प्रेशर वेव फॉर साउंड वेव इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. कुछ इस फॉर्मेट में. डेल्टा पी नॉट इज व्हाट? प्रेशर एम्पलीट्यूड. This is pressure, right? इस तरीके की चीजें इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेव इसको प्रेशर वेव बोलते हैं, राइट. अगर ये साइन का फंक्शन है तो कॉस का फंक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा? π/2 का. तो साइन का फंक्शन फिर कॉस का फंक्शन है, राइट. इसमें बेसिकली एक दो चीजें जो हमें समझनी है. फर्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हमें एक्सेप्टेबल है, दैट इज बाय लैप्लास करेक्शन के थ्रू जो आता है, उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो
या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट गामा आर टी बाई एन. P is what pressure of the wave, rho is what density, this is what Poisson's ratio, gamma is what Poisson's ratio, not is not by नहीं है वो क्या Poisson's ratio gamma RT by n. Similar to जो हमने क्या पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, उसमें भी क्या रूट 3 RT by n. तो जो वेलोसिटी दैट only depends on the temperature depends. If temperature will increase, velocity will increase. If temperature will decrease, velocity will decrease. अगर प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या will it increase or decrease जब तक हमको डेंसिटी के बारे में पता नहीं, ठीक है. अगर कोई ये पूछता क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ molecules is increasing or decreasing, so what will be the velocity of sound? Velocity of sound will it increase or decrease? So we cannot predict unless we know the density of the material. अगर जब तक हमें density के बारे में नहीं पता तब तक हम नहीं बता सकते कि what will happen होगा क्या. क्लियर है यहाँ तक? Yes. इसमें एक चीज है जैसे कि अभी हमने पढ़ा लाइक स्ट्रिंग में बोथ इन फिक्स्ड और फ्री इन, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव बनता है वही चीज. उसमें दो चीजें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप. मैं अगेन डिटेल में नहीं जाऊंगा. सिमिलर टू दैट एग्जैक्टली उसी के तरीके हैं, फॉर्मूले भी सेम आते हैं बट थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है. फ्रीक्वेंसी फॉर्मेशन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप. मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फॉर्मूले चीजें सेम है और कुछ नहीं, इसलिए इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर, चलो पहले ओपन ऑर्गन पाइप के लिए. ओपन ऑर्गन पाइप क्या है बेसिकली? ऑर्गन पाइप इज अ नैरो ट्यूब. एक नैरो ट्यूब होता है, इसमें साउंड की फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है. बहुत ही नैरो, बहुत ही पतला ट्यूब होता है. एंड बाय यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके हम इसको फाइंड करते हैं. आपने कौन सा सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं क्लास 11th में बेसिकली. तो उसमें जब आप करते तो उसमें आपको एक चीजें पता चलती है. बस मेन फंडा बेसिकली टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना. सो ओपन ऑर्गन पाइप मींस व्हाट, कुछ ऐसा होगा, ये दोनों साइड से खुला हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है. इसमें क्या होता है, जो ओपन साइड है एट दैट इन ओनली एंटी नोड विल फॉर्म. एंटी नोड का मतलब क्या हो गया, नई जोन एम्पलीट्यूड, राइट. इस ओपन ऑर्गन पाइप में जो फर्स्ट केस बनेगा दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा. तो कहीं कहीं बीच में एक पॉइंट होगा, यहाँ पर भी एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर भी एंटी नोड, तो बीच में क्या बनेगा, ये नोड बनेगा. इट विल बी समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से केस बन जाएगा लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है. एंड पे क्या बन गया, ये नोड हो गया, दिस इज नोड, एंड ये दोनों क्या हो गया, दिस इज एंटी नोड फॉर्मेशन, राइट. तो ये क्या बेसिकली हाफ ऑफ अ कंप्लीट वेव, दिस इज हाफ प्लस हाफ, एक कंप्लीट लूप बन गया. सो व्हाट वी कैन से, लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, सो लैम्डा विल बी 2l. सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा, राइट. सो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो भी है गिवन होगा, नहीं गिवन होगा, फॉर्मूला दिया रहेगा, टेंपरेचर दिया रहेगा, उसे हम निकाल सकते हैं. लैम्डा इज 2l. सो क्या आ गया 1/2l into velocity of sound, right. अगर नेक्स्ट आप देखोगे क्या आएगा, इट विल बी 2/2l into velocity of sound. So this is similar to, sorry, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक and fundamental frequency. Similar to string fixed at both ends, sir. Exactly. Similar to, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ. इसको जनरल टर्म क्या लिख सकते हैं, सिंपली n/,
2 will into velocity of sound. So what it will be? It will be nth harmonic and n minus 1th over 2 over 2, right? ये किसका हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप अगर बोले दैट मींस बोथ एंड आर ओपन। द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोले दैट मींस वन एंड इज क्लोज, दोनों एंड क्लोज हो जाएगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, मींस लाइक वी कांट चेक, हम चेक नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, फॉर closed organ pipe, for closed organ pipe. So for closed organ pipe कैसा बनेगा? Somewhat like this. So ये जो पॉइंट होगा ना, at this point only node will form. इस पॉइंट पर केवल नोड ही बनेगा और इस पॉइंट पे क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। जो फर्स्ट वेव बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, लाइक दिस, थोड़ा सा लाइक इस तरीके से। बेसिकली लाइक दिस लेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4L। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू सिंपली 1/4L इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो व्हाट इट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, fundamental frequency in first harmonic, first harmonic। नेक्स्ट आप करोगे तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा? f1 इसको लिख दीजिए, इसको f2 लिख देते हैं। आपको क्या मिलेगा? 3/4L into velocity of sound। इसको क्या बोलेंगे? इट्स से इट एज थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवर 2 फर्स्ट। सो अगर इसका हम जनरल टर्म निकालें तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा? सिंपली सिमिलर टू द प्रीवियस वन, velocity of sound, so it will be 2n plus 1th harmonic and nth over 2। सिमिलर टू प्रीवियस वन है, कुछ चीजें अलग थी, बाकी सारी चीजें सेम। कुछ चीजें नहीं, बेसिकली वहां पे वेलोसिटी ऑफ वेव तो यहाँ पे क्या साउंड वेव। रेस्टिंग साथ से किसी को कुछ पूछना इस पार्ट में तो बताओ फटाफट। Sir, to find out velocity of sound, how will we find out Poisson's ratio, sir? The gas will be given, like there may be monatomic gas, diatomic gas, and triatomic gas, right? So we know like the value of gamma for monatomic, diatomic gas, but in case of air the value of gamma will be already given. And the general mostly the velocity of sound is like by using at a room temperature it defined as 332 meter per second. If it is not given in the question, then we can use this one. And most of the questions it is already given, or it will be given that like for different gases, either oxygen, hydrogen, at any given temperature, we can find the value of sound velocity. Okay, sir. प्रीतम, रिंकी, निकिता, समझ में आ रही हैं चीजें? Yes. Yes, sir. Okay, okay, good. So your best thing is up to your practice. Yes, sir. You want to say anything? Okay. Rest thing you know all about practice. In class हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। There are lot of variations, right? बहुत सारी variations हैं, varieties हैं।
प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। अगर आपने पास्ट ईयर का ट्राई करोगे आपको मोस्टली क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। मोस्टली क्वेश्चन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, आप आराम से कर सकते हो। सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके गुड, ठीक है। और क्या मेनली यहाँ पे इसके बाद एक दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब वो चीज आप थोड़ा सा खुद से करना, जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट में आती है चीज तो बची है। बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बीट्स इज व्हाट बेसिकली द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, राइट? कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज बीट? बीट्स फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। Anyone? What is beat frequency or beat? थोड़ा बहुत सुना होगा शायद आपने। Sir, could you repeat? Difference between frequencies, sir. Beat. Okay, fine. Actually, in general life, we already observe, हमने जनरल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। When we talk, जब हम बातचीत करते हैं, in any sense of life, जब कम्युनिकेशन होता है या फिर कोई ऐसी साउंड या नॉइस जब हम सुन रहे होते हैं, देयर माइट बी नॉइस की हम क्लियरली उसको समझ पाते हैं, बट देयर आर सम साउंड आल्सो जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते व्हाट एक्चुअली दे वांट टू से, वो एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसे जो गाने सुनते हो तो एक पुराने जमाने के गाने 90s के स्लो म्यूजिक है, धीरे धीरे तो हम हर एक वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट आज के जो गाने स्पेशली जो डीजे सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, आप अगर आप फर्स्ट टाइम सुनोगे सो लाइक इफ यू हियर द फर्स्ट टाइम, आप शायद उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाओ कि इसमें वर्ड क्या बोल रहा है। कुछ अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनते हो तो उसमें भी आपको इंग्लिश, हमें कुछ लोगों को हैबिट है, दैट इज वेरी गुड, और जिसको हैबिट नहीं है तो उसको रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है उसमें, अगर कोई भी एक जो पिच होती है, जो वॉइस होता है, वो 1 सेकेंड में मोर देन 10 टाइम्स जब वो हमारी कानों पे पड़ता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। कोई भी जो वॉइस है जब 1 सेकेंड में मोर देन 10 टाइम्स हमारे कानों पे पड़ता है, सो इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। बट अगर वो 1 सेकेंड में लेस देन 10 टाइम, तो इन दैट केस वी कैन रिकॉग्नाइज इट, हम उसको आराम से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो अगर जो साउंड हम सुनते हैं वो 1 सेकेंड में लेस देन 10 टाइम्स हो, दैट इज 10 टाइम्स से कम होता है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक्चुअली व्हाट दे वांट टू से, वो कहना क्या चाहते हैं। वो जो भी वो पर्सन, चाहे गाना सुने या कोई पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा हो, राइट, तो हम उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। सो दैट इज सेड टू बी एज बीट। इसको हम क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं, राइट। नंबर ऑफ साउंड नहीं बोल सकते हैं, लाइक इन 1 सेकेंड में कितनी बार वो बोल रहा है, राइट, और लाइक जितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो फ्रीक्वेंसी बोलेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लाइक इन केस ऑफ साउंड वेव द डिफरेंस बेसिकली, राइट, जो डिफरेंस आएगा, अगर वो डिफरेंस बेसिकली हम क्या सुनते हैं, वेव को हम सुनते हैं, राइट। सो जो दो वेव का वो डिफरेंस होगा, वो अगर लेस देन 10 होगा फ्रीक्वेंसी का, सो वी कैन रिकॉग्नाइज, उसको इजीली रिकॉग्नाइज हम कर पाएंगे, एंड दैट नंबर इज सेड टू बी एज बीट फ्रीक्वेंसी। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो डिफरेंट केस में डिफरेंट हो सकता है। सो अगर डायरेक्टली अगर ये बोलता है जस्ट फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी नथिंग बट जस्ट द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी। जो 2 फ्रीक्वेंसीज है उनका क्या है? डिफरेंस है, राइट। और ये कैसे होता है, ये चीज सिंपली मैंने आपको समझा दी कि अगर वो
1 सेकेंड में मोर देन 10 टाइम्स होता तो वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। बट अगर 1 सेकेंड में लेस देन 10 टाइम्स होता है तो वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्चुअली व्हाट दे वांट टू से, वो एक्चुअली बोलना है क्या चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो Yes, बीट sir. फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, राइट। इसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क का केस है, ठीक है, एक सिंपल सा वर्ड है, उसको बता ही देता हूँ। ट्यूनिंग फॉर्क, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो शायद आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का सेप होता है, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क। और इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी मार्क होता है, मतलब यहाँ पे कहीं एक लिखा होता है कि दिस ट्यूनिंग फॉर्क है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, खैर एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी लिखा था वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये जो दोनों पोर्शन, इसको प्रॉन्स बोलते हैं, प्रॉन्स। इसमें एक्चुअली दो चीजें होती हैं, एक फाइलिंग और एक वैक्सिंग, राइट। सो इफ वी फाइल, और जो फाइलिंग का केस होता है, जो प्रॉन्स को फाइलिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा उसको अपने हाथ से किसी इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा उसको रब कर दिया, थोड़ा सा क्लीन नहीं बोल सकते, उसको स्मूथ कर दिया। सो इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। एंड सेकेंड प्रोसेस इज टू वैक्स, वैक्स या फिर वैक्सिंग बोल सकते हैं आप उसको। वैक्सिंग का मतलब जस्ट इफ यू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ वैक्स इज व्हाट मोर, अगर हम थोड़ा सा उस पे लगा दे, कुछ ऐसा मटेरियल लगा दे, सो इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन इसमें करके समझ लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करना, तो जो भी प्रॉब्लम आएगा तो समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। लेट अस सपोज दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना है, 500 हर्ट्ज, राइट, ठीक है। और सेकंड जो है, जो सेकंड है इसका हमें नहीं पता, ठीक है, जो सेकंड वाला इसका हमें नहीं पता, राइट। और इन दोनों का जो बीट फ्रीक्वेंसी है, इनिशियली इन दोनों का जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी इज 5 इज ऑलरेडी गिवन, जो बीट फ्रीक्वेंसी इनिशियली क्या है, 5 है, राइट। अब क्या किया गया, जो सेकंड ये है ट्यूनिंग फॉर्क है, सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल कर दिया गया, फाइलिंग करी गई, ठीक है। सो आफ्टर फाइलिंग नाउ द न्यू बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 8, the new beat frequency becomes 8, जो नई बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 8 होगी, राइट। सो what will be the frequency of this tuning fork? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है इसको? Yes, sir. So we should take 492 and 508 as cases. ले सकते हैं, that is not the way, कोई तरीका नहीं है। ओके, देख लो, पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर So देते 492, sir. 92 नहीं, एक्चुअली 495. we had to like find the value बताने, like the original frequency of this tuning fork. After filing के बाद इसका कुछ frequency increase हो जाएगा ना, so we have to find the original frequency of this tuning fork. So अगर हम फर्स्ट केस से
से कंपेयर करें, सो बीट फ्रीक्वेंसी 5, दैट मींस देयर आर द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस ट्यूनिंग फॉर्क इज व्हाट, बीट फ्रीक्वेंसी 5 मतलब इसके फ्रीक्वेंसी और इसके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 495 कितना है? and 505. There are two possibilities, right? 495 and 505. There are two possibilities, right? And after filing, what we are saying that bit frequency is increased. Filing करने बाद bit frequency क्या हो रही है? Increase हो रही है, हो जा रही है, right? So in case of tuning fork, जब हम फाइलिंग करते हैं तो इन फाइलिंग में क्या होता है जो So उसकी 505 sir. right, 505 sir. right. So in tuning fork when we do filing, right, बाकी लोग ध्यान से सुनो, जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग में क्या होता है उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इंक्रीज बाय स्लाइट अमाउंट, अब कितना इंक्रीज होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, वो चीज हमें दिया होगा, हम वी कैन कैलकुलेट बाय दैट, हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ मैंने ये देख लिया कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 दिया हुआ है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क विल बी 495 और 505। सो आफ्टर फाइलिंग दिस लाइक जो भी इन दोनों में से जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा आफ्टर फाइलिंग द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज बाय स्लाइट अमाउंट, राइट। अब ये बोला फाइलिंग के बाद जो नई फ्रीक्वेंसी सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की हो रही है और उसके बाद जब बिट फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं फर्स्ट वन से तो 8 आ रहा है, दैट मींस कि बिट फ्रीक्वेंसी और बढ़ जा रही है। अब आप देखो इन दोनों केस में से किस केस में फाइलिंग करने के बाद जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी उससे बिट फ्रीक्वेंसी 8 आने की पॉसिबिलिटी। अब देखो जो फर्स्ट है 495, अगर मैं ये मानता हूं कि जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सेकंड की 495 है तो आफ्टर फाइलिंग जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कुछ इंक्रीज हो जाएगी और इसका तो 500 ही है, बिट फ्रीक्वेंसी क्या होगा लेस देन 5 आना चाहिए, बट क्या दे रहा है 8 दे रहा है, यानी कि सही आंसर क्या है 505। सो आफ्टर फाइलिंग इससे क्या होगा कुछ इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा 3 इंक्रीज हो जा रहा है, सो व्हाट वी गेट द बिट फ्रीक्वेंसी इज 8। सो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क इज व्हाट 505। समझ में आया सबको? ये थोड़ा लॉजिकल है, ये क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रीतम रैंक के सारों समझ में आया ये? हाँ रिपीट करिए। रिपीट करते हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है, देयर आर टू प्रोसेसेस व्हिच वी कैन डू ऑन ट्यूनिंग फॉर्क, जो उसको प्रॉम्प्ट्स हैं उसमें दो प्रोसेस हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज द फाइलिंग। सो व्हाइल वी डू द फाइलिंग the original frequency of that tuning fork will increase by slight amount, तो slight amount से increase हो जाता, बढ़ जाता है। But when we do waxing, जब waxing हम करते हैं तो क्या होता है थोड़ा slight amount से decrease हो जाता है। ये दो प्रोसेस बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला, देयर आर टू ट्यूनिंग फॉर्क, एक ट्यूनिंग फॉर्क का इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो दिया हुआ दैट इज 500 हर्ट्ज, सेकंड का नहीं दिया है। तो ये बोला है कि इनिशियली जब बीट फ्रीक्वेंसी निकाला गया तो कितना है 5। बीट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिंपली राइट। दो जो भी वेव हो प्रोसेस और कोई चीज हो उसका सिंपली द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई दिया 5 सुनाई दिया। अभी बोला कि वी फाइल दिस सेकंड वन, हमने सेकंड वन जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसमें हमने फाइलिंग किया, ठीक है। तो फाइलिंग करने के बाद जो न्यू बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी वो कितनी सुनाई दी 8 सुनाई दी। सो व्हाट विल बी द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क। तो हमें पता फाइलिंग करने के बाद जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक चीज पहले हम ये देख लें, जो फर्स्ट केस है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वन। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएगा, अगर बीट फ्रीक्वेंसी 5 है तो आइदर 500 से कम होगा या 500 से 5 ज्यादा होगा, आइदर इट विल बी 495 और 505, देयर विल बी टू पॉसिबिलिटी, राइट। अब इस टू में से कौन सा होगा वो इस प्रोसेस से हम चेक करेंगे, राइट। सो आफ्टर फाइलिंग द फ्रीक्वेंसी लाइक आफ्टर फाइलिंग क्या हो रहा है बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर 495 अगर हम एज्यूम करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, बट अगर 505 हम मानेंगे तो 505 से क्या होगा आफ्टर फाइलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस विल इंक्रीज बाय स्लाइट अमाउंट, राइट। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज 505। समझ में आया प्रीतम?
Okay, okay, Sir, okay, another example, sir. okay, okay. Let us suppose there is one tuning fork. Again, its frequency is 500 hertz, and there is another one. इसका हमें बताना है, right? So initially, the beat frequency is 2, right? Initially, the beat frequency is 2, and we do waxing of first one, right? What we did waxing of this one, first one का हमने क्या किया, waxing किया, and we got new beat frequency is equal to 8. अब थोड़ा सा मैंने उसे चेंज कर दिया, right? What we did waxing of the first one, and we got the new beat frequency as 8, right? So what will be the frequency of the second one? The second one है after waxing. Wait, find f of second one. ठीक है. You have to find basically the frequency of second one. जो second one है उसकी आपको क्या बतानी, frequency बताना. Sorry, I think. Wait. Sir, how is the beat frequency increasing? No, it is not possible. ये थोड़ा सा error आ गया. Actually, this is initial and this is the after waxing. Initially, the beat frequency is 8, and after waxing, it is 2. Just reverse it. Up initially, 492, sir. right. This is new. ये new नहीं है. This is new. रुको एक मिनट, बाकी लोगों का कंफ्यूज होगा, इसको छोड़ो. मैं फिर से लिखता हूँ. Just wait. थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. 5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है. सेकेंड वन का हमें फ्रीक्वेंसी बताना है, right? So initially the beat frequency is 8, right? And we do waxing of this first one, right? We did waxing of first one, and after waxing the beat frequency is 2. After waxing beat frequency is 2, so we have to find frequency of the second one. 492, sir. Yeah, right. देखो बाकी लोग, basically initially beat frequency is 8, right? So what are the possible frequency for this? First is 492 and second is 50, right? And what we did, हमने क्या किया, इसका जो first one है उसको हमने wax किया. That means what? Its frequency will decrease. इसका frequency क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा first one वाले का, ठीक है? तो ये हमें क्या चीज दे रहा है कि जो 502 आएगा ना? नहीं 502 नहीं, पॉसिबल तो दो ही वैल्यू है ना. पॉसिबल 502 तो पॉसिबल ही नहीं. लेकिन इनिशियल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द दिस फर्स्ट यूनिट पार्ट इज 500, राइट? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो 500 फर्स्ट वन की है. उस इनिशियली द बीट फ्रीक्वेंसी इज 8, सो ओरिजिनल possible frequency for the second tuning fork is either 492 or 502. तो possible है. ओके 502 तो possible है. सर, फर्स्ट वन की बीट फ्रीक्वेंसी है 8. बीट फ्रीक्वेंसी किसी एक की नहीं होती, वो दोनों का डिफरेंस होता है. बीट फ्रीक्वेंसी 8 इज इनिशियली, ये इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी है, राइट? दिस इज इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी, मींस व्हेन देयर इज नथिंग डन, कुछ नहीं वैक्सिंग हुआ नहीं फाइलिंग हुआ, इन दैट केस द बीट फ्रीक्वेंसी इज, राइट? एंड जब हमने वैक्सिंग कर दिया, वैक्सिंग करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है? वैक्सिंग करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी 2 आ रहा है, तो वैक्सिंग करने के बाद क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ घट जाएगी, राइट? मींस इट विल बी
लेस देन 500 से क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो फाइनली हमें बीट फ्रिक्वेंसी कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अगर हम 508 मानेंगे तो बीट फ्रिक्वेंसी तो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो पहले 500 था अब क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। बट कितना हो रहा है, बीट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस व्हाट, द वैल्यू विल बी 490, राइट, बिकॉज 500 से और घटेगा तभी तो 2 आएगा डिफरेंस, मतलब कितना घट के हो जाएगा, 494 हो जाएगा। आफ्टर वैक्सिंग जो फर्स्ट वन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 494 हो जाएगा तब, और तब क्या होगा इसका लाइक बीट फ्रीक्वेंसी 2 हमारा आ जाएगा, राइट। बट अगर 508 हम मानेंगे तो इसका 500 से कम होगा और तो बीट फ्रीक्वेंसी मोर देन 8 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हमें गिवन नहीं है। समझ में आए? यस सर। ओके, प्रीतम समझ में आया ये? ओके ओके ओके, ठीक है। देखो रेस्ट इज डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, बाकी चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, राइट। थोड़ा सा इसमें यू नो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट्स है, राइट। बट एक बार अगर आप चीज को समझ गए ना, ये लाइक यू कैन इजीली, बहुत इजी चीज है, दो सिंपल सा प्रोसेस है, वैक्सिंग एंड फाइलिंग। जब भी ऐसा केस है, जस्ट ड्रॉ द पॉसिबल केसेस, पॉसिबल केस आप ड्रॉ कर लो, फिर उससे कंपेयर करोगे, यू कैन इजीली गेट द आंसर, आपको इजीली मिल जाएगा। दीपक, निकिता, प्रीतम, रिंकी, समझ में आ गई सारी चीजें? यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क, कुछ पूछना है आप लोगों को? बिकॉज वी विल एंड दिस क्लास शेयर, क्लास को हम फिनिश करते हैं यहाँ पे। ओके देन नेक्स्ट आई थिंक सर टेस्ट में ये पूरा सिलेबस आएगा ना 11th? टेस्ट में हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट आएगा, जब डन हो गया वे हमारा कंप्लीट हो ही गया। इसमें कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस है, बाकी चीजें आप पे डिपेंड करता है, सब पूरा प्रिपेयर करो, राइट। ओके देन आप प्रैक्टिस करना इस पे। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस ही मोस्ट प्रोबब्ली करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। एक चीज बची, दैट इज डॉपलर इफेक्ट, उसको कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डन करेंगे हम इसको, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन, Thank you, सी यू sir. इन नेक्स्ट क्लास। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय सर। बाय बाय एवरीवन।